अगर आप 1980 में जाके देखें तो भारत और चाइना वेर ऑन द सेम लेवल, अराउंड $300 बिलियन की दोनों की जीडीपी थी। अब जी। चाइना भारत से तकरीबन 5 गुना बड़ा हो गया है। सो दैट गिव्स यू एन आइडिया ऑफ रिलेटिव स्पीड ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। मुझे लगता है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप कल मर भी जाते हैं, कल अगर सुबह वो चले जाते हैं, वी विल नॉट गो बैक टू दिसंबर 2024। दुनिया आगे निकल गई, लेकिन उनका गोल जो है इट इज़ वेरी क्लियर कि टू सेव अमेरिका's primacy abroad एंड टू सेव वाइट सुप्रीमेसी एट होम। देखिए, अगर ग्लोबलाइजेशन पूरी तरह से खत्म हो जाता है तो भारत का जो विकसित भारत बनने का ख्वाब है 2047 तक, वो नहीं होगा। आपने देख लिया ऑपरेशन सिंदूर में कितने लोग इंडिया के साथ खड़े रहे, कोई नहीं। इंडिया वाज अलोन। एटलीस्ट पाकिस्तान के साथ अजरबैजान, चाइना और पाकिस्तान थे, मतलब टर्की वाज देयर विद देम, बट इंडिया के साथ नोबडी। बट अगर आप अमेरिका से लड़ोगे तो पूरा नेटो आ जाएगा, जापान आ जाएगा, साउथ कोरिया, फिलीपीन, दीज ऑल कंट्रीज विद मिलिट्री अलायंसेस विद द यूएस, नॉट टू मेंशन इजराइल और मिडल ईस्ट। तो अमेरिका के लिए चाइना एक शायद सबसे बड़ा उसकी हिस्ट्री में, अमेरिकन हिस्ट्री में जो चुनौती, शायद इससे बड़ी चुनौती अमेरिका के सामने नहीं आई। इसकी वजह ये नमस्कार, मैं हूं नीतीश त्यागी और आप देख रहे हैं अरकारा डीप डाइव। और हमारे साथ हमारे खास मेहमान हैं प्रोफेसर मुक्तिदर खान, जो यूनिवर्सिटी ऑफ डेलावेयर में पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशंस के प्रोफेसर हैं और वहीं इस्लामिक स्टडीज प्रोग्राम के संस्थापक निदेशक भी रह चुके हैं। अ, उन्होंने पीएचडी जॉर्जटाउन यूनिवर्सिटी से की है अंतर्राष्ट्रीय संबंध, राजनीतिक दर्शन और इस्लामिक राजनीतिक चिंतन में। और वो खुद एक यूट्यूबर हैं जो खानवर्सेशंस नाम से अपना यूट्यूब चैनल चलाते हैं, जिसको हम लोग अपने लिंक में शेयर करेंगे नीचे डिस्क्रिप्शन में। आप जाकर वहाँ पर बहुत सारे मौजूद विषयों पर वो बात करते हैं, जो कि हिंदुस्तान के लोगों के लिए भी ज़रूरी भी है और समझ में भी आता है, क्योंकि वो हिंदुस्तानी में उसमें बात करते हैं। तो वो एक दिलचस्प चीज़ ये भी है। इसके अलावा वो वॉशिंगटन पोस्ट, न्यूज़ वीक और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर नियमित तौर पर लिखते रहते हैं। आज हम लोग जो बात करेंगे वो जो बहुत तेजी से सरगर्मियां हो रही हैं डावोस में, यूरोपियन यूनियन में। जो अभी कनाडा के प्राइम मिनिस्टर ने वहाँ पे एक भाषण दिया, और उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप का भाषण रहा वहाँ पर, जिसके बाद दुनिया बहुत एक उथल पुथल, अफरा तफरी जैसी दिखलाई पड़ती है। तो मैं पहले खान साहब से करूँगा कि वो अपना एक इस बारे में हमें बताएं कि वो उसको किस तरह से देख रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें इस समय होती चलती दिखलाई पड़ रही हैं। निधीश जी, आपके सुनने वालों को मेरा सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, वनक्कम एंड गुड इवनिंग। तो मैं दो चीज़ें करता हूँ। मैं एक दो जनरल ग्लोबल पॉलिटिक्स के ताल्लुक से दो तीन ऑब्जर्वेशंस करता हूँ, फिर उसके बाद डेवॉस पे आता हूँ। तो जब से डोनाल्ड ट्रंप जो प्रेसिडेंट बने हैं, काफ़ी उथल-पुथल मची हुई है इंटरनेशनल रिलेशंस में। ख़ासतौर से उनकी जो टैरिफ्स वाली पॉलिसी है, वो बहुत ही अनएक्सपेक्टेडली आई है, क्योंकि ये जो एरा थी ग्लोबलाइज़ेशन की, उसका जो सबसे बड़ा जो गोल था कि ये टैरिफ को ख़त्म करें, और ही इज़ ब्रिंगिंग प्रोटेक्शनिज़्म बैक। तो ये जो उनका जो पैंतरा कहिए या जो नई स्ट्रैटेजी थी, ये बाज़ लोगों को अनएक्सपेक्टेडली, ख़ासतौर से जो अमेरिका के एलाइज़ और दोस्त हैं, उनको वो बहुत ज़्यादा नुकसानदेह साबित हुई। केम एज़ अ शॉक, एक तरह से बिट्रेयल भी फ़ील कर रहे थे कि हमारे साथ दगाबाज़ी हो गई, ख़ासतौर से यूरोप वग़ैरह। और अगर आप एंड रिज़ल्ट देखें तो सिवाय बरतानिया के छोड़ के बाकी सारे मुल्कों को जो अमेरिका के ज़्यादा करीब थे, उनको मतलब इट लुक्ड एज़ इफ ही वाज़ पनिशिंग फ्रेंड्स। इंडिया और ब्राज़ील पे सबसे ज़्यादा टैरिफ्स लगे। तो ये एक चीज़ थी, लेकिन इसका जो सिलसिला शुरू हुआ व्हिच इज़ बिकॉज़ ऑफ द एनॉर्मस राइज़ ऑफ चाइना। तो जी। चाइना का जो एकदम ताकत बढ़ी है, और बाज़ लोग समझते कहते थे कि हम शायद कोल्ड वॉर 2.0 में एंटर हो रहे हैं। तो अमेरिका के लिए चाइना एक शायद सबसे बड़ा उसकी हिस्ट्री में, अमेरिकन हिस्ट्री में जो चुनौती, शायद इससे बड़ी चुनौती अमेरिका के सामने नहीं आई। इसकी वजह ये है कि जब कोल्ड वॉर 1 चल रहा था,
सोवियत यूनियन वाज द बिगेस्ट जियोपॉलिटिकल चैलेंज अमेरिका के लिए। एक तरह से मिलिट्री और जियोपॉलिटिकल चैलेंज सोवियत यूनियन से आ रहा था। हम्म, लेकिन सोवियत यूनियन की एट इट्स बेस्ट कभी भी 15% से ज़्यादा शेयर नहीं हुआ जीडीपी, ग्लोबल जीडीपी का। तो उन दौरान जब अमेरिका वाज फेसिंग ए जियोपॉलिटिकल चैलेंज सोवियत यूनियन की तरफ से, उस ज़माने में जो अमेरिका के इकोनॉमिक चैलेंजेस थे वो उसके दोस्त थे, व्हिच इज़ जर्मनी एंड जापान एंड यूरोपियन यूनियन जो कायम हो रहा था। ठीक। तो द वेस्ट अगर आप इनको कंबाइन कर ले, जर्मनी, जापान, यूरोप और अमेरिका, तो इनका ग्लोबल जीडीपी वाज क्लोज टू 70-80% ऑफ द ग्लोबल जीडीपी और 15% सोवियत यूनियन का। तो देयर वाज एक्चुअली नो इकोनॉमिक चैलेंज टू अमेरिका ड्यूरिंग द एंटायर वर्ल्ड कोल्ड वॉर पीरियड। लेकिन अगर आप आज देखते हैं तो ना सिर्फ अमेरिका का मिलिट्री चैलेंज, अमेरिका का जियोपॉलिटिकल राइवल, अमेरिका का इकोनॉमिक चैलेंजर और अमेरिका का साइंटिफिक चैलेंजर, वो सब चाइना है। सो इन दैट सेंस यू कैन से कि देयर इज एक्चुअली ए रिप्लेसमेंट ऑन द मार्केट आप कह सकते हैं अमेरिका के लिए, जो जी, पहले नहीं था। सोवियत यूनियन वाज नॉट अ सब्स्टिट्यूट फॉर द यूएस, चाइना कैन बी ए सब्स्टिट्यूट। बिल्कुल। तो इससे और जिस तेजी से चाइना ने गैप कम किया है, वो एक तरह से आप कह सकते हैं कि अमेरिकन एलीट को वो परेशान कर दिया है। दे इट हैज़ सॉर्ट ऑफ डिस्टेबलाइज्ड उनको। आप कह सकते हैं ना, गूगली की तरह ये आ गया है एंड दे हैव नॉट रेड द गूगली वेल। तो ये प्रॉब्लम हो गया था अमेरिका में, तो इवन बाइडेन वाज़ ट्राइंग टू एडजस्ट टू दैट। और इनका एहसास ये काफ़ी जल्दी हो गया था क्योंकि दे हैव बीन ट्राइंग टू वर्क विथ इंडिया पिछले 15-20 साल से। दे वर ट्राइंग टू ग्रूम इंडिया टू बी ए पार्टनर अगेंस्ट चाइना। मैं मज़ाक से लोगों को कहता हूँ, जैसा कि सुपर हीरोज़ होते हैं ना, जैसे कि बैटमैन है, बैटमैन नीड्स अ रॉबिन, सुपरमैन का भी शायद मेरे ख़्याल से कोई इस तरह का एक असिस्टेंट था। तो ऑल ऑफ दीज़ सुपर हीरोज़ हैव अ सब, मतलब एक छोटा साइड हीरो होता है उनका। तो मतलब इसको ऐसे कह अमेरिका सकते हैं, हम लोग हिंदुस्तान के उसमें कि जो हर हर अर्बन हिलेरी को एक तेंजिंग शेरपा चाहिए होता है अगर एवरेस्ट को चढ़ना है। बिल्कुल, बिल्कुल। जी, एक्चुअली तेनजिंग नोर्गे वाज़ एक्चुअली फार मोर क्रिटिकल उसके बगैर तो वो काम नहीं होता था। तो अमेरिका के लिए वो कोल्ड वॉर में नेटो एंड यूरोप वाज़ द पार्टनर। जी, तो ये जो नया कॉम्पिटिशन है चाइना में, उसपे दे वर लुकिंग टू इंडिया टू बी द पार्टनर, कि इंडिया वाज़ गोइंग टू बी द न्यू यूरोप चाइना के खिलाफ। सो जी, वो ग्रूमिंग पिछले 15-20 साल से चल रही थी। अमेरिका वाज़ ग्रूमिंग और बाइडेन के ज़माने में इट वाज़ वेरी अपैरेंट कि बाइडेन किस तरह से नर्चर और ग्रूम कर रहा था। तो दिस वाज़ द सिनेरियो आप कह सकते हैं ग्लोबल, के इंडिया वाज़ बीइंग नर्स्ड एज़ अ पार्टनर ऑफ द यूएस एंड द वेस्ट, चाइना को कंटेन करने के लिए। और जो चाइना की तेज़ी से रफ्तार बढ़ी, दैट वाज़ समथिंग, वो सरप्राइज़ हो गए। देखिए 19 अगर आप 1980 में जाके देखें तो भारत और चाइना वर ऑन द सेम लेवल, अराउंड $300 बिलियन की दोनों की जीडीपी थी। अब जी, चाइना भारत से तकरीबन 5 गुना बड़ा हो गया है। सो दैट गिव्स यू एन आइडिया ऑफ रिलेटिव स्पीड ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो जब डोनाल्ड ट्रंप आए तो डोनाल्ड ट्रंप का इंस्टिंक्ट टोल्ड हिम कि थिंग्स आर नॉट गोइंग राइट अमेरिका के, एंड दैट हैज़ टू बी फिक्स्ड। लेकिन उनके जो सॉल्यूशंस आए हैं वो बहुत ही अजीब किस्म के सॉल्यूशंस हैं। दे आर एराटिक, इडियोसिंक्रेटिक, नॉट वेल थॉट आउट। फॉर एग्जांपल ये बोर्ड ऑफ पीस का जो सजेशन उन्होंने दिया है, आपको साफ नज़र आ रहा है कि पहले तो मतलब दे वर्किंग ऑन गाज़ा टू, मतलब सेकंड स्टेज ऑफ गाज़ा। पहला स्टेज फुली अचीव नहीं हुआ, अभी तक सीज़ फायर ही नहीं हुआ। आप सेकंड स्टेज पे जा रहे हैं, देन सडनली वो सेकंड स्टेज को एज़ एन अल्टरनेट इंटरनेशनल सिस्टम आपने उसको कह दिया। मतलब इट इज़ लाइक बच्चों वाली बात ना। तो सो एवरीथिंग दैट ही इज़ डूइंग इज़ नॉट वेल थॉट आउट एंड नॉट फुली प्रिपेयर्ड। जल्दी करना चाह रहे हैं वो। सो उसमें जो उन्होंने स्टेप्स लिए हैं, उसका असर आपको आज डावोस में नज़र आ रहा है, कि द एंटायर रिएक्शन जो डावोस से नज़र आ रहा है। बट जहाँ पे कार्नी की स्पीच ले लें आप, या मैक्रोन की स्पीच, और उसके बाद जो स्पीच मर्ज जो जर्मनी के चांसलर हैं, ही बेसिकली रिपीटिंग द सेम थिंग जो कार्नी कह रहे हैं। जी, और जहाँ तक ये भारत का सवाल है, द एब्सेंस ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदी इज़ आल्सो इंडियाज़ कंट्रीब्यूशन टू द डिबेट, कि ये क्या हो रहा है ग्लोबल ऑर्डर में।
तो मैं कार्नी कार्नी की स्पीच से चलता हूँ। वो यहाँ बहुत सेलिब्रेट हो जा कर रहे हैं कि कार्नी हैज़ स्पोकन द ट्रुथ वगैरह। जी, लेकिन मुझे तो ख़ै आ गई उनकी स्पीच सुनकर कि आई फाउंड इट प्रोफाउंडली हिपोक्रिटिकल। आई वांटेड टू थ्रो अप कि वो उन्होंने जो कहा, एवरीथिंग दैट ही सेड इज़ ट्रू, बट द फैक्ट दैट ही इज़ सेइंग इट नाउ एंड उनका कोई प्राइम मिनिस्टर आज से 30 साल पहले ने ये बात नहीं की, दैट इज़ व्हाई आई एम कॉलिंग इट हिपोक्रिटिकल। कि जी, उन्होंने कहा कि ये जो रूल बेस्ड ऑर्डर है, ये कभी भी फेयर नहीं था। ये कभी भी फेयर नहीं था, बट वी सपोर्टेड अमेरिकन हेजेमनी और हम ऐसा प्रिटेंड कर रहे थे कि दिस वाज़ फेयर, क्योंकि हमको उसके जो बेनिफिट्स थे, हम उसका फ़ायदा उठा रहे थे। औ और फॉर एग्ज़ाम्पल जो अमेरिका ने इराक़ में किया या अफ़गानिस्तान में किया, अभी गाज़ा में जेनोसाइड हुआ, इसमें ना सिर्फ़ द यूरोपियंस डिड नॉट ऑब्जेक्ट टू इट्स वायलेशन ऑफ इंटरनेशनल लॉ और नॉर्म्स, यानी जो इंटरनेशनल नॉर्म्स हैं, रूल्स हैं, उसको वायलेट जो अमेरिका और इज़राइल ने किया है, उसपे इन्होंने तनकीद तो छोड़ दें, उसका साथ दिया है। ख़ास तौर से बिल्कुल, कनाडा और बिल्कुल जर्मनी ने पार्टिसिपेट तो दे पार्टिसिपेटेड। मतलब दिस इज़ परहैप्स द ओनली मेजर जेनोसाइड जिसे लिबरल डेमोक्रेसीज़ ने किया, जी, जिसे बिल्कुल, लिबरल डेमोक्रेसीज़ ने मिलके किया। तो जब तक कुछ नहीं कहा इन्होंने, और इतना सिनिकल था कनाडा कि जस्टिन ट्रूडो ने डोमेस्टिक दबाव के अंडर आकर हथियार इज़राइल को भेजना रोक दिया था, लेकिन अमेरिका के थ्रू भेज रहा था। सो दे वर मतलब उन्होंने जेनोसाइड को परपेचुएट किया और प्रिटेंडेड कि हम ना किए। तो अब जब उन पर जब बारी आई है, व्हेन दे आर द टारगेट्स एंड विक्टिम्स ऑफ दिस सेम इंटरनेशनल ऑर्डर, तो अब उनको नज़र आ रहा है उसमें हिपोक्रेसी वगैरह। तो आई हैव एक्चुअली नो सिंपैथी फॉर दीज़ कंट्रीज़ के अब ये सडनली अब दे आर टॉकिंग अबाउट जस्टिस एंड इक्वालिटी एंड फेयरनेस। तो लेकिन उससे ये होगा कि डोनाल्ड ट्रंप ने 2 स्टेप पीछे हट गए हैं वो अपनी तकरीर से। 2 स्टेप जो उन्होंने पीछे लिए हैं, एक ये था कि ही हैज़ सेड कि मैं अब फ़ोर्स यूज़ नहीं करूँगा टू एक्वायर ग्रीनलैंड। जाने से पहले कह रहे थे कि द फ़ोर्स वाज़ ऑन द टेबल, तो उसमें थोड़ी तसल्ली हुई है यूरोप को, और दे आर ऑल्सो टॉकिंग सॉफ्टर टर्म्स। और जो सेकंड स्टेप उन्होंने वापस लिया है, उन्होंने कहा कि जो उन्होंने 10% टैरिफ 8 यूरोपियन मुल्कों पे लगा दिया था, इंक्लूडिंग बर्तानिया, वो 1 फरवरी से वो एनफोर्स नहीं करेंगे, बट ही इज़ डिमांडिंग कि ग्रीनलैंड का कुछ रेज़ोल्यूशन तेज़ी से हो जाए। जी, तो मुझे लगता है जी, इसका जो 2 नतीजे हैं, एक तो अमेरिका इज़ गेटिंग आइसोलेटेड विथआउट एलाइज़। लोग भूल जाते हैं कि इट इज़ नॉट ईज़ी टू फाइट विथ अमेरिका, क्योंकि अमेरिका का फोर्स मल्टीप्लाइंग इफ़ेक्ट होता है थ्रू नेटो एंड अदर पार्टनर्स। दुनिया में हर जगह पार्टनर्स है। आपने देखी ऑपरेशन सिंदूर में कितने लोग इंडिया के साथ खड़े रहे? कोई नहीं। इंडिया वाज़ अलोन। एटलीस्ट पाकिस्तान के साथ अज़रबैजान, चाइना और पाकिस्तान थे। मतलब टर्की वाज़ देयर विद देम, बट इंडिया के साथ नोबडी। बट अगर आप अमेरिका से जुड़ोगे तो पूरा नेटो आ जाएगा, जापान आ जाएगा, साउथ कोरिया, फिलीपींस, दीज़ ऑल कंट्रीज़ विथ मिलिटरी अलायंसेस विद द यूएस, नॉट टू मेंशन इज़राइल और मिडल ईस्ट। तो अमेरिका के साथ आप यू कुड नॉट टेक ऑन अमेरिका बिफोर, लेकिन अब क्या है? यस, अमेरिका दुनिया का सबसे पावरफुल मुल्क ज़रूर है, सबसे बड़ी इकोनॉमी ज़रूर है, बट अकेला है। दिस इज़ वन बिग शिफ्ट। दूसरी चीज़, क्योंकि अमेरिका यूरोप के साथ नहीं है, यूरोप भी कमज़ोर हो गया है। सो आज मैं गीता गोपीनाथन को सुन रहा था एट डेवोस, एंड शी वाज़ सेइंग कि देयर इज़ नो वन वेस्ट। अ लोग पहले ख्वाब देखते थे, इज़ देयर वन ईस्ट, बट वन ईस्ट तो छोड़ दें, अब वन वेस्ट भी नहीं रहा। आई थिंक दिस इज़ द बिगेस्ट शिफ्ट, और वहाँ पे कार्नी इज़ राइट कि एक रप्चर है ये। दिस इज़ अ रप्चर इन इंटरनेशनल ऑर्डर, कि वेस्ट हैज़ बिकम मच वीकर। ऑनेस्टली मैं तो समझता हूँ दुनिया के लिए नेटो का कमज़ोर होना इज़ अ बून रादर देन अ कर्स, बिकॉज़ नेटो एक्सपेंशन, नेटो की बुलिंग जो कार्नी को और कनाडा को नज़र नहीं आई पिछले 30 साल से। मतलब एग्ज़ाम्पल सिंपल ट्रम्प का ले लें, इंडिया पे सैंक्शंस लगाया रशिया का तेल खरीदने के लिए, चाइना पे नहीं, टर्की पे नहीं, यूरोप पे नहीं। दैट इटसेल्फ टेल्स यू कि वो कहाँ था रूल बेस्ड ऑर्डर? कहाँ, जब तो मार्क कार्नी थे ना प्राइम मिनिस्टर कनाडा के, जब उनको नज़र नहीं आया द हिपोक्रिटिकल सिस्टम। सो आई थिंक वी आर एंटरिंग अ टनल, यहाँ तब्दीलियाँ हो रही हैं।
हमको ये पता नहीं कि टनल एंड कब होगा और टनल के एंड के बाद क्या आएगा। जी। इसमें जो एक बात ये थी कि जो समझने की प्रोफेसर मुक्तिदर वो एक तो ये कि अमेरिका ऐसा कर रहा है जैसे कि, पर आप वहाँ रहते हैं, आप जानते हैं कि अमेरिका, अमेरिकी लोग, अमेरिका में सारे लोग जो हैं वो ट्रम्प से इत्तेफाक नहीं रखते उसकी जो हरकतों को लेकर। और ट्रम्प खुद अमेरिका के एक जंग तो बाकी लोगों सब के साथ वो जो कर रहे हैं, चाहे टैरिफ वॉर है या जो जैसे अभी जी हाँ। वेनेजुएला में हुआ, या जिसकी वो धमकी डेनमार्क को दे रहे थे। जी हाँ। एक जंग तो उन्होंने अमेरिकियों के खिलाफ भी छेड़ रखी है, जिसमें वो अमेरिकी लोगों के खिलाफ अ, एक तरह से जंग की तरह वहाँ पे माहौल बने हुए हैं। तो एक तो ये है, और फिर दूसरा ये कि वो किस तरह से दुनिया में अब दुश्मन बनाए जा रहे हैं। मेरे ख्याल से डोनाल्ड ट्रंप के पास व्लादिमीर पुतिन के अलावा अब कौन ऐसा है जो कि उनकी उनकी दोस्ती उनके साथ खड़ा दिखलाई देता है। इसराइल में भी, क्योंकि वो उसकी अपनी एग्जिस्टेंशियल मजबूरी है। तो वो सारे लोग, जो लोग एक तरह से हम जिनको जिनको हम अपने इस समय के इतिहास में नायकों की तरह, हीरोज की तरह नहीं देखते हैं, वो उनके साथ दिखलाई पड़ते हैं। पर बाकी कोई जो जिसको हम समझते हैं कि वेस्ट है, या यहाँ जो जिसको हम एक सिविलाइज्ड कंट्री मानते हैं, चाइना भी जैसे भी उनमें से वो है, या बाकी देश हैं, वो सारे लोग अब उनके उनसे उनसे दूर होते जा रहे हैं। फिर डोनाल्ड ट्रंप है या अमेरिका है, मतलब एक सवाल तो ये, दूसरा ये कि जो डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकियों के खिलाफ एक जंग छेड़ रखी, उसके बारे में अगर आप कुछ बताना चाहें तो। तो देखिए, डोनाल्ड ट्रंप हैज़ कम विद अ फिक्स्ड एजेंडा, मतलब एक बहुत क्लियर एजेंडा उनके दिमाग में है। मतलब वो रैंडम चीज़ें तो कर रहे हैं। मैं मिसाल उनकी ऐसा देता हूँ कि उनको दांत डेंटिस्ट के पास जाना है, बट द डेंटिस्ट मेडिकल स्टोर इज़ इन अ मॉल। अब वो डेंटिस्ट की तरफ जा तो रहे हैं, लेकिन रास्ते में कॉन्स्टेंटली डिस्ट्रैक्ट होते जा रहे हैं उनको। रास्ते में बर्गर भी खाना है, कुछ शॉपिंग भी करनी है, रास्ते में थिएटर दिख गया तो मूवी के लिए रुक गए। सो दैट्स हाउ ही इज गेटिंग डिस्ट्रैक्टेड। लेकिन उनका गोल जो है, इट इज़ वेरी क्लियर कि टू सेव अमेरिकाज प्राइमेसी अब्रॉड एंड टू सेव वाइट सुप्रीमेसी एट होम। तो ये दो चीज़ें वो कर रहे हैं कि अमेरिका वाइट क्रिश्चियन मुल्क रहे बरकरार और रहे। फॉर एग्जांपल, जब मैं अमेरिका आया था, 1992 में आया मैं अमेरिका, तो यहाँ पर दिस वाज ए कंट्री व्हिच वाज 85% क्रिश्चियन एंड जी। नियरली 80 85% वाइट। तो अब वो मतलब एथीस्ट ही 16% हो गए हैं अमेरिका में। 16-17% लोग एथीस्ट कहते हैं। मुस्लिम्स, हिंदूज वगैरह, तो क्रिश्चियंस आर बेयरली इन मेजॉरिटी एंड वाइट पीपल आल्सो मेजर। कई ऐसे स्टेट हो गए जो वाइट माइनॉरिटी स्टेट हो गए, जैसा कि कैलिफोर्निया में व्हाइट्स आर इन माइनॉरिटी। जी। तो तो एक किस्म से एग्जिस्टेंशियल फियर आ गया है इन द डोमिनेंट वाइट मेजॉरिटी के अगर वो हम 50% से कम हो गए तो क्या होगा। स्पेशली जब ओबामा प्रेसिडेंट बने, द फर्स्ट नॉन वाइट प्रेसिडेंट, आई डोंट वांट टू कॉल हिम ए ब्लैक प्रेसिडेंट क्योंकि वो हाफ वाइट थे वो। सो नॉन वाइट प्रेसिडेंट कह सकते हैं आप उनको। तो वहाँ से वो एंग्जाइटी शुरू होने लगी थी कि हमारा मुल्क हमारे हाथ से निकल रहा है। तो वो मैगा का दैट इज़ द बिगेस्ट कंसर्न जो आपको नज़र आ रहा है इन डिपोर्टेशन, इमिग्रेशन के खिलाफ जो साजिशें हो रही है। बेसिकली द होल आइडिया इज़ टू स्टॉप ब्राउन पीपल फ्रॉम माइग्रेटिंग टू द यूएस। और जितने को वो डिपोर्ट कर सकते हैं, दे आर नॉट इवन टॉकिंग अबाउट डिपोर्टिंग सिटीजन्स, कुछ ना कुछ बहाने निकाल कर। जी। दैट इज़ जी। टू इंक्रीज द कंटेंट, मतलब व्हाइट मेजॉरिटी की स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए क्रिश्चियन मेजॉरिटी की स्टेट। तो दैट इज़ द डोमेस्टिक एजेंडा। और क्योंकि उनकी क्या कहना चाहिए, उनकी जो कोalition है उसमें इवेंजेलिकल्स बहुत स्ट्रॉन्ग है, पावरफुल है। ही आल्सो पुशिंग सम क्रिश्चियन एजेंडा जो डिवर्सिटी के खिलाफ है, खासतौर से गे एंड लेस्बियन एंड ट्रांसजेंडर इश्यूज पर। तो एक छोटा सा कल्चरल वॉर इज आल्सो गोइंग ऑन जिसका वो फायदा उठा रहे हैं। आई डोंट नो वेदर ही इज कमिटेड टू दीज वैल्यूज और नॉट, लेकिन ये उनकी कंस्टिट्यूएंसी ज़रूर है एंड देयर आर पीपल इन द एडमिनिस्ट्रेशन हू आर पुशिंग दैट। तो ना सिर्फ जो लोग फॉरेनर्स हैं अमेरिका में उनके शिकार हैं, बल्कि अमेरिकन सिटीजन्स भी। मतलब हो सकता है कि कोई ऐसा ट्रांसजेंडर बंदा हो मैसाचुसेट्स में जिसका ग्रेट ग्रेट फादर हैड कम ऑन द मेफ्लावर
जो पहला मेजर शिप आई थी अमेरिका को। तो ही इज़ ऑल्सो अगेंस्ट देम, ही इज़ नॉट, दे आर नॉट अमेरिकन्स। तो एक बहुत ही नैरो डेफिनिशन ऑफ हू इज़ एन अमेरिकन। जब मैं सिटीज़न बना था, तो मुझे द जज हैड कॉल्ड मी टू गिव अ स्पीच। तो मैंने कहा था उस स्पीच में, अगर आप यूट्यूब में ढूँढे तो शायद मिल भी जाएगी, किसी ने मुझे फ़िल्म कर लिया था जब। सो आई हैड सेड कि अगर अमेरिका इज़ अ मेटाफर फॉर फ्रीडम, फॉर इक्वालिटी, फॉर जस्टिस, देन इवन दो आई वाज़ बोर्न इन इंडिया, आई एम अ बोर्न अमेरिकन। हुँ, लेकिन अब वो अमेरिकन जो डेफ़िनिशन है, जो अमेरिका का, इट वाज़ बेस्ड ऑन वैल्यूज़, अ, उसको निकाल कर अब वो आइडेंटिटी में लेके जा रहे हैं वापस, व्हिच इज़ बेस्ड ऑन रेस एंड रिलिजन। तो मैं ना तो व्हाइट हूँ, ना तो क्रिश्चियन हूँ, सो द क्वेश्चन इज़ हाउ कैन यू बी एन अमेरिकन? ये सवाल उन्होंने उठा दिया है डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में। लेकिन देयर आर आल्सो सम इकोनॉमिक चैलेंजेस, और वो एक इकोनॉमिक चैलेंज, जो एक चीज़ वो करने की कोशिश कर रहे हैं, व्हिच इज़ वेरी सरप्राइजिंग, बिकॉज़ आई डोंट थिंक ही अंडरस्टैंड्स ग्लोबल इकोनॉमी एंड अमेरिकन इकोनॉमी एट ऑल। देखिए, लोग इतना चर्चा कर रहे हैं कि चाइना इज़ अ मैन्युफैक्चरिंग जायंट, ये वो। कोई इस बात को नोटिस ही नहीं करता कि इन स्पाइट ऑफ ऑल द ग्लोबलाइजेशन, दुनिया का सेकंड बिगेस्ट मैन्युफैक्चरिंग स्टेट इज़ स्टिल द यूएस। जब आप अमेरिका को देखते हैं, जैसे ओनली 10% ऑफ आवर जीडीपी कम्स फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग। यस, बट 10% ऑफ यूएस जीडीपी इज़ $3 ट्रिलियन। और कोई दूसरी मुल्क, कितने मुल्क हैं जो $3 ट्रिलियन से ज़्यादा हैं? इंडिया है, जापान है, जर्मनी है, बस खत्म। तो तो यूएस की मैन्युफैक्चरिंग इज़ वेरी क्लोज टू द साइज़ ऑफ दीज़ कंट्रीज़, मतलब 75% ऑफ इंडिया, जर्मनी एंड जापान। तो इट इज़ द सेकंड बिगेस्ट मैन्युफैक्चरिंग स्टेट। ये बात ट्रम्प को किसी ने बताई नहीं, मुझे लगता। बट ही वांट्स टू ब्रिंग बैक मैन्युफैक्चरिंग। देखिए, मैन्युफैक्चरिंग जॉब्स तो आ ही नहीं सकते। ये दिस इज़ द वेरी स्टूपिड थिंग। मैन्युफैक्चरिंग कैन कम बैक, बट इट विल बी ऑटोमेटेड, यानी रोबोट्स करेंगे, ये नहीं करेंगे। इंसानों के लिए जॉब्स नहीं है अब। अब तो हमारे पास ना, जो अमेज़न के पास जो डार्क वेयरहाउसेस कहते हैं, यानी वेयरहाउसेस जिसमें लाइट ही नहीं है। रोबोट्स डोंट नीड लाइट टू वर्क। तो सोचिए आप, तो उस तरह के जॉब्स का कहाँ से आएँगे? सो हिज़ अटेम्प्ट टू री-इंडस्ट्रियलाइज़ अमेरिका, ठीक है, वी कैन गेट ऑन द पेज, बट इट्स नॉट गोइंग टू क्रिएट इंडस्ट्रियल जॉब्स फॉर अमेरिका। ये जो एवोल्यूशन ऑफ डेवलपमेंट है इकोनॉमिक्स का, कि आप पहले खेत में काम करें, फिर खेत से आप फैक्ट्री में जाते हैं, फिर फैक्ट्री से आप ऑफ़िस में आते हैं। सो यू मूव फ्रॉम एग्रीकल्चर टू मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग टू सर्विसेज़। तो अमेरिका सर्विसेज़ से वापस मैन्युफैक्चरिंग में जाना चाह रहा है, दैट इज़ नॉट गोइंग टू हैपन, एंड इट इज़ अ फ्यूटाइल थिंग। और वो जो टैरिफ्स का जो ओवरऑल गोल है, इट इज़ टू री-इंडस्ट्रियलाइज़ अमेरिका। बिल्कुल, So what is going to happen now is that there will have to be selective reindustrialization without jobs, automation based, लेकिन वो national security based होगा, not profit motivated। तो वो हो सकता है, वी कैन हैव अ कन्वर्सेशन अबाउट दैट, कि भाई आप दवाएँ कैसा चाइना से खरीद लेंगे, इट कैन इन ए सिचुएशन ऑफ अ वॉर, इट कैन बेसिकली मेक यू विदाउट मेडिसिन और समथिंग लाइक दैट। सो आई अंडरस्टैंड कि क्रिटिकल चीज़ें हर मुल्क को अपने साथ बना लेना चाहिए, दैट विल कंप्लीटली गो अगेंस्ट कंपैरेटिव, जो कंपैरेटिव एडवांटेज वाले नियोलिबरल इकोनॉमिक्स है, उसके बिल्कुल खिलाफ जाएगी, बट इट इज़ नेसेसरी फॉर द सर्वाइवल ऑफ द स्टेट। तो डोनाल्ड ट्रंप ये चीज़ें करना चाह रहे हैं, तो अगर वो हर चीज़ देखिए, एग्ज़ाम्पल देता हूँ, ओबामा और बाइडेन ने बाइडेन के लास्ट ईयर में और ओबामा के ईयर में दे डिपोर्टेड मोर पीपल देन ट्रंप। लेकिन जिस तरह से बदसूरती से ये कर रहे हैं, क्रूरटी के साथ कर रहे हैं, वो ऐसा कुछ भी नहीं था। तो मतलब वो कहते हैं ना, क्या भैंस भी मर जाए पर लाठी ना टूटे, वैसी कोई एक मुहावरा है। तो वो अप्रोच था। हाँ, साँप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, दैट वाज़ द ओबामा अप्रोच। तो ये या तो साँप भी नहीं मर रहा है, बट लाठी की आवाज़ बहुत ज़ोर-ज़ोर से ऑप्टिक्स आ रही है। ऑप्टिक्स ऑप्टिक्स के अलावा और कुछ वो दिखलाई नहीं पड़ा। एंड द ऑप्टिक्स आर क्रूअल, ऑप्टिक्स आर लुकिंग वेरी बैड जी, बाय हिम। बच्चों को पिक कर ले रहे हैं, एंड दे आर नॉट इवन लेटिंग देम प्रूव देयर सिटिज़नशिप। इतना बहुत ही बुरा हाल है ऑन द डिपोर्टेशन साइड ऑफ इट। तो ये दिस
आई थिंक अगर आज इलेक्शन हो तो डोनाल्ड ट्रंप विल लूज बोथ द हाउसेस ऑफ द सेनेट, मतलब सेनेट भी जाएगा और तो जीओपी तो वाइप आउट हो जाएगा, इतना नाराजगी है। खुद रिपब्लिकन्स में भी दे आर नॉट अप्रूविंग आइदर द वे ही इज इम्पोजिंग टैरिफ, या जिस तरह से वो डिपोटेशन कर रहे हैं, या जिस तरह से वो ग्रीनलैंड के मसले को, हिज अप्रूवल रेटिंग्स आर बिलो, मतलब 15 से नेगेटिव से लेके 30 तक है नेगेटिव ऑन ऑल, नियरली ऑल इश्यूज। इसमें जो एक सवाल जो था कि जैसे उन्होंने कहा था कि वो आते ही यूक्रेन वाली जंग जो है, जो जो रूस ने जी। हमला किया है वो रुकवा देंगे, वो गजा को समाधान तक ले जाएंगे। और फिर जो था, 1 साल हो गया उनको, अभी तक वो युद्ध तो अपनी जगह चल ही रहे हैं, दोनों दोनों जो हैं। वहाँ क्या? भी जिनोसाइड चल रहा है गजा में, और यूक्रेन में भी ये रूस के हमले रुक नहीं रहे हैं, और कहीं रुकते हुए दिखलाई भी नहीं पड़ते। तो फिर जो दूसरी बात ये है कि वो जो जिसको आप कह रहे हैं कि वो अमेरिकन सुप्रीमेसी या प्राइमेसी बनानी है उनको अगर दुनिया में, तो अमेरिका तो अपनी सॉफ्ट पावर उनकी खत्म होती जा रही है बहुत तेजी के साथ। और वो रोज क्या? जैसी जितना वो मुंह खोलते हैं, जितना वो अपनी, मतलब एक बेहतर शब्द नहीं मिल रहा है इसलिए जो उनकी रोज की जो बकवास होती है वो उनके ट्रुथ सोशल पे देखा जाए, तो वो अमेरिका खुद की जगह खो खो रहा है दुनिया में। और वो वो एक वो किस तरफ जाता हुआ दिखलाई पड़ता है। देखिए क्योंकि जो ये भी विंडो है कि ये मिड टर्म अभी जो इलेक्शंस होंगे तो शायद वो कांग्रेस और सीनेट में अगर वो तब्दीली हो। बदल जाता है जी, तो उसके कारण क्या उन पे कोई गार्ड रेल्स की तरह कोई काम कर सकता है, या फिर ये अंतहीन चलने वाला दुस्वप्न है। आई मीन द सिनेरियोज तो दो तीन हैं इलेक्शन के बाद के। एक सिनेरियो ये है कि बिल्कुल ही लेम डक प्रेसिडेंट ये बन जाएंगे और कुछ नहीं कर सकेंगे। दूसरी चीज़ ये है कि अगर रिपब्लिकन डेमोक्रेट्स के पास दोनों हाउसेज आते हैं तो वो इनको दे विल इम्पीच हिम एंड रिमूव हिम एज प्रेसिडेंट। लेकिन उसके इंसेंटिव ये है कि जेडी वैंस बन जाएंगे प्रेसिडेंट, और बाद लोगों का ख्याल है कि जेडी वैंस इज ए मोर कोहिरेंट एंड मोर अकम्पलिश ट्रम्प तो वो ट्रम्प से ज़्यादा डेंजरस शायद साबित हो। और डेमोक्रेट्स में क्या इतनी हिम्मत है कि वो दोनों को इम्पीच कर दे और स्पीकर को प्रेसिडेंट बना दे, हु विल बी ए डेमोक्रेट। आई डोंट थिंक, मैं अपने स्टूडेंट्स को मजाक से कहता हूँ, टू बी ए रिपब्लिकन यू हैव टू बी विदाउट अ सोल, एंड टू बी ए डेमोक्रेट यू हैव टू बी विदाउट ए स्पाइन। तो तो वो स्पाइनलेस होते हैं। तो उनमें इतनी हिम्मत है। आई डोंट नो, वी विल सी। पब्लिक का तो बहुत मतलब एंगर तो बहुत काफ़ी फैल रहा है, बट ही स्टिल हैज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग कंस्टिट्यूएंट्स। ज़रा बारिश हो गई उस दिन तो शायद लोग वोट देने ना आए सो ही कुड स्टिल रिटेन सम पावर इन। अगर एक भी हाउस जीत गए तो फिर वो डिवाइड हो जाएगी गवर्नमेंट ना, दे वोंट बी एबल टू गेट रिड ऑफ हिम। जी बट द थिंग इज कि जो अमेरिकन सॉफ्ट पावर है, जस्ट डिडंट कम फ्रॉम द परसेप्शन ऑफ द लीडर। वो तो जो रियलिटीज थी, अमेरिका एज अ डेमोक्रेसी, अमेरिका एज अ फ्रीडम ऑफ स्पीच, अमेरिकन यूनिवर्सिटीज, ये सारी चीजें वेर लाइक शाइनिंग ऑब्जेक्ट्स जो दूर से भी नजर आते थे ना। तो वो सारी चीजों को ये डैमेज कर रहे हैं। इन्होंने हार्वर्ड पे हमला कर दिया, एंड matlab my children went to Harvard and Yale, and मतलब that was the dream of America ना। अभी ये उसी यूनिवर्सिटीज पर हमला करके उनको डैमेज कर रहा है, उनकी रेपुटेशन को, उनकी कैपेसिटी टू डू रिसर्च, फ्रीडम ऑफ थॉट पे ये कंट्रोल कर रहे हैं। सो ये अमेरिका के डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस और अमेरिका के जो सॉफ्ट पावर के जो रियल इंस्ट्रूमेंट्स है, उस जी पे ये डैमेज कर रहे हैं। अब देखिए आप टूरिज़्म पे जो असर होगा अमेरिका पे नेगेटिव, तो ऑल ऑफ दीज़ थिंग्स आर डूइंग इर्रेपरेबल डैमेज। मुझे लगता है कि अगर डोनाल्ड ट्रम्प कल मर भी जाते हैं, कल अगर सुबह वो चले जाते हैं, वी विल नॉट गो बैक टू दिसंबर 2024। दुनिया आगे निकल गई। द वर्ल्ड विल नॉट गो बैक टू 2024, इट विल बी ए न्यू वर्ल्ड। और we don't know कि ये like it is very difficult to categorize कि हम क्या हो, what are we right now and where we are headed, that is very मैंने एक स्टडी देखी थी
वर्ल्ड बैंक की कि अगर दो इकोनॉमीज बन जाते हैं, एक चाइना से जिसके ट्रेड है और एक जो वेस्ट का जो डी लिंकिंग जो इन्होंने कहा या डी रिस्किंग मिडिल पावर्स सप्लाई, जी हाँ जी हाँ, सप्लाई चेंज को जो जिस तरह से इन्होंने चाइना से हटा कर कहीं और जो ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, सो इफ दे मेक टू काइंड्स ऑफ इकोनॉमीज, तो जो करंट ग्लोबल इकोनॉमी है उसको मिनिमम $7 ट्रिलियन का नुकसान हो जाएगा। यानी एवरीबडी इज गोइंग टू श्रिंक, द वर्ल्ड इकोनॉमी विल श्रिंक, मेनी कंट्रीज विल श्रिंक, और फिर इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। और ज़रा भी इन्फ्लेशन अगर 2-3% बढ़ा तो जो ग्लोबल साउथ की इकोनॉमीज है उनका ग्रोथ रेट रुक जाएगा, तो नुकसान काफ़ी होगा फॉर कंट्रीज विच आर ऑन द कस्प ऑफ बिकमिंग मिडिल इनकम या मिडिल टू अपर मिडिल इनकम, वो सब रुक जाएगा। ये देखिए, अगर ग्लोबलाइजेशन पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है तो भारत का जो विकसित भारत बनने का ख्वाब है 2047 तक, वो नहीं होगा। आई मीन राइट नाउ इंडिया इज प्रीटी क्लोज टू 25% से ज़्यादा अब इंडिया की जीडीपी कम्स फ्रॉम इंटरनेशनल ट्रेड। 4.2 और 1.6 इज द ट्रेड ना, तकरीबन इट्स गेटिंग क्लोज टू 1/3, 30% जीडीपी ट्रेड से आ रहा है। अगर ट्रेड खत्म हो जाता है तो फिर आपकी जीडीपी 3 ट्रिलियन हो जाएगी, वापस चले जाएंगे आप, लोअर मिडिल इनकम इकोनॉमी रह जाएंगे। सो इट इज गोइंग टू, एंड दिस इज नॉट गोइंग टू बी जस्ट इंडिया, ये सारे वियतनाम से लेके इंडोनेशिया, ये सारे के सारे जो ग्लोबलाइजेशन के हाईवे पे तेजी से दौड़ रहे हैं, वो एकदम दे विल बी डिरेल्ड। सो हाँ, तो सो वी आर, दिस इज अ मोमेंट टू बी वेरी नर्वस कि हम कहाँ जा रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली देयर इज नो ग्लोबल लीडर जो खड़े रह के प्रोवाइड कर सके एक विजन फॉर द वर्ल्ड। मतलब ये तो ट्राई कर रहे हैं डेवोस में, बट ऑल ऑफ दीज जोकर्स आर अपीलिंग टू देयर ओन कंस्टिट्यूएंसीज कि वो कमजोर नहीं दिखना चाह रहे, दे आर ट्राइंग देयर बेस्ट कि वी डोंट वांट टू लुक वेरी वीक इन फ्रंट ऑफ डोनाल्ड ट्रंप। और मुझे लगता है कि ये जो यूरोप जो उछक-पुछक कर रहा है, अगर ट्रम्प ने मुझसे पूछा तो आई वुड टेल हिम, चैलेंज द यूरोपियन, कॉल देयर ब्लफ। द यूरोपियंस आर ब्लफिंग। भाई इनकी 0.1% ग्रोथ हो जाए तो खुश हो जाते हैं कि भाई वी आर लकी वी आर नॉट इन रिसेशन, यू नो, नोबडी इज गॉट 2% ग्रोथ रेट इन यूरोप। पिछले जो बड़े इकोनॉमीज को देख लें आप, बर्तानिया, जर्मनी, फ्रांस वगैरह, तो he should call their bluff. मतलब he is getting more worried कि मैं am losing support among my own base rather than abroad. uh, 2012 या 15 के करीब अगर आप ग्लोबल जीडीपी देखें तो अमेरिका और यूरोप बराबर थे, बोथ वेर अराउंड $10 ट्रिलियन। अब अमेरिका इज 30 और वो 20 है, वी आर 1.5 times बिगर, एंड साइज में हम पॉपुलेशन वाइज 75% है, यूरोप 450 है, हम 350 भी नहीं है इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन, मिलियंस की बात कर रहा हूँ। सो जी 10-15 साल में वी हैव ग्रोन सो मच फास्टर देन यूरोप, वी आर मोर कम्पिटिटिव। जितने भी नए इनोवेशंस आए हैं, आप इवन अगर आप एआई देख लें, डीप सीक के अलावा यू यू कांट मेंशन एनीथिंग फ्रॉम एनीवेयर एल्स इन द वर्ल्ड। जी यू नो कि हर चीज आप देख लें। मैं अभी आई स्पोक एट एक कॉलेज इंडिया में, हैदराबाद में एक यूनिवर्सिटी ऑन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी, तो जो वो यूज कर रहे हैं एआई इज ऑल अमेरिकन, दे आर यूजिंग चैट जीपीटी, यू नो, नोटबुक, रैम, इस तरह की बातें कर रहे थे। सो इवन टुडे मोस्ट ऑफ द मेजर इनोवेटिव चीजें जो आपको नजर आ रही हैं, इट इज कमिंग फ्रॉम द यूएस। और अगर आप यूएस, अगर एआई को अगर आप समझते हैं दैट इट इज द बिगेस्ट ड्राइवर ऑफ ग्लोबल चेंज, हार्डवेयर पे तो मोनोपोली है यूएस की थ्रू एनवीडिया, द बिगेस्ट कंपनी इन द वर्ल्ड। और बिल्कुल सॉफ्टवेयर में भी वी आर स्टिल अहेड ऑफ चाइना। सो आई डोंट नो व्हाई ट्रम्प इज सो वरीड कि हम डिक्लाइन कर रहे हैं। आई डोंट थिंक वी आर डिक्लाइनिंग। हमारा प्रॉब्लम ये है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ ठीक ठाक नहीं हो रहा है, दैट इज प्रॉब्लम। बिलियनर्स तो अब तो दुनिया में 3,000 बिलियनर्स हो गए हैं। और आपको पता है जनवरी में एक रिपोर्ट मैंने देखी थी कि हु विल बी द फर्स्ट ट्रिलियनर, एंड द कंपटीशन वाज बिटवीन बेजोस या इलॉन मस्क या और एक दो नाम थे। तो इलॉन मस्क वाज लीडिंग एट $440 बिलियन इन जनवरी। आपको पता है ही इज नाउ $750 बिलियन। जी तो शायद इनका 20, कंपनसेशन तय हुए शायद ट्रिलियन पे ना। हाँ हाँ, उसका जी कॉम्पेंसेशन भी तय होगा, ऑल ऑफ दैट। सो
इंस्टेड ऑफ नाउ टॉकिंग अबाउट 2030 में ट्रिलियनर आएगा, इट इज पॉसिबल कि नेक्स्ट ईयर वो बन जाए ट्रिलियनर, यू नो। सो जी। इट इज जस्ट एस्टोनिशिंग। उतनी दौलत है, लेकिन अमेरिका का जो बॉटम हाफ है उसकी पर कैपिटा इनकम इज लेस देन 20,000। जो टॉप हाफ है उसकी पर कैपिटा इनकम इज अबव 150,000। सो हाफ ऑफ अमेरिकन्स आर लिविंग इन सिंगापुर, द अदर हाफ आर लिविंग से मे बी पोर्चुगल। तो वो जो स्प्रेड है, दैट इज द सोर्स ऑफ अनहैप्पीनेस एंड रिजेंटमेंट, जिससे मैगा आया, जिसकी वजह से कल्चर वॉर्स हो रहे हैं। दैट इज व्हाट ही टू मैनेज, rather than changing the global order वगैरह। उसको डोमेस्टिकली बेसिकली ऑल अमेरिका नीड्स टू डू इज 2% टैक्स बढ़ा दे ऑन पीपल हु मेक मोर देन $1 million, सारे प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएंगे, हेल्थ केयर से लेके डेट तक। इसका जो दोनों हमने बातें की, ट्रम्प के अमेरिका के साथ जो नए समीकरण हैं और दुनिया के साथ जो है, और जिसमें आपने कहा कि अब मुश्किलें बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली हैं, ऐसे में भारत को आप कहाँ देखते हैं, कैसे देखते हैं? क्योंकि हमने जिस पूरे दौरान चीन जो है वो अपने आप को उसने सबसे बड़ी, दूसरी सबसे बड़ी एक सुपर पावर या महाशक्ति में बदल लिया है। भारत ने, जबकि हम बराबर थे जैसे कि आपने कहा, और अब जो है हम लोग बहुत ज़्यादा, हमारी फिर से हम लोग बांग्लादेश और पाकिस्तान के साथ हमको हाइफनेट किया जाने लगा है बतौर एक दोनों तरह से, चाहे पॉलिटिक्स हो या इकोनॉमी हो। तो जी। मोदी जी की, अगर आप मोदी जी को एडवाइस देंगे तो आप क्या बताएंगे कि भारत को अगर बचाना है, आगे बढ़ाना है, जो वो चाहते हैं, और जिसके बारे में वो भी ट्रम्प साहब की तरह काफी डंके पीटते हैं कि तो वो कैसे, उसका रोड मैप क्या होगा? आई मीन ऑनेस्ट एडवाइस वुड बी कि आप रिटायर हो जाएं, गिव समबडी न्यू सम आइडियाज, मतलब नए आइडियाज को आने का मौका दे। बट मैं आपको बताऊं कि मैं कई साल तक मिडल ईस्ट को स्टडी कर रहा था, सो आई वाज अ स्कॉलर ऑफ द मिडल ईस्ट। पिछले 2-3 साल से ही आई स्टार्टेड फोकसिंग ऑन एशिया एंड इंडिया वगैरह। तो मैंने चाइना कभी नहीं गया। तो मैं पिछले नवंबर आई वेंट फ्रॉम हांगकांग टू चाइना बाय रोड। जी। तो आप भी यूट्यूबर है, मैं भी यूट्यूब चलाता हूँ, मैं लिखता भी बहुत हूँ, यू नो आर्टिकल महीने में 2-3 लिख देता हूँ, ओपिनियन पीसेस। तो मैं वो कार में बैठ के एज आई एम ड्राइविंग फ्रॉम हांगकांग टू शेंगेन, मैं सोच रहा था कि आज क्या करा जाए, अगर टाइम है, अगर नींद नहीं आ रही तो आई विल डू अ शो। तो उसके लिए मैं टॉपिक सोच रहा था, तो मैंने सोचा कि इस टॉपिक पे करूंगा, व्हेन विल इंडिया कैच अप विद चाइना, ये टॉपिक पे मैं वहाँ गया। मैं वहाँ होटल में चेक इन किया, तो आई नीडेड टू गो टू द बाथरूम। तो जब मैं बाथरूम की तरफ गया, तो देयर वाज अ रोबोट क्लीनिंग द बाथरूम, उसने दरवाज़ा मेरे लिए खोला और तो इन द बाथरूम फॉर मी टू गो। उसके बाद मैं बाहर खाने के लिए गया, और जब खाने के बाद वापस आ रहा हूँ तो सारे रोड पे रोबोट्स धो रहे हैं रोड को। मैंने कहा अरे वाह! तो मैंने अपना टॉपिक चेंज किया। द क्वेश्चन टू मी नाउ वाज़, विल द यूएस एवर कैच अप विद चाइना? सो तो मैं ये आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि देयर इज़ अ लॉट ऑफ एक मुहावरा आपने अंग्रेजी का सुना होगा, फेक इट अंटिल यू मेक इट करके। हम्म। तो मुझे लगता है कि भारत इज़ यूजिंग दैट फॉर्मूला। ये देयर इज़ अ लॉट ऑफ हाइप, बट द रियलिटी इज़ नॉट कैचिंग अप विद द हाइप। अ, बहुत ही हाइप बहुत ज़्यादा हो गया कि हम विश्व गुरु हैं, हम ये हैं, हम वो हैं। अ, और आप हकीकत देखें तो फॉर एग्ज़ाम्पल पिछले 1 महीने में यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स आई। तो अगर आपने देखा एशियन रैंकिंग, जो हाईएस्ट रैंक इंडियन यूनिवर्सिटी एशिया में है वो आईआईटी दिल्ली है, 59। जी। टॉप 50 में कोई भी भारत की यूनिवर्सिटी नहीं है इन द क्यूएस रैंक जो आई थी। चीनी हाँ, यूनिवर्सिटी जो है वो अमेरिका को कम्पीट कर रही हैं अब, तो ये भी हाँ। तो उसके बाद पिछले हफ्ते एक नई रैंकिंग आई। द रैंकिंग इज़ कॉल्ड एकेडमिक रैंकिंग ऑफ वर्ल्ड यूनिवर्सिटी, द वर्ल्ड रैंकिंग आई। तो वर्ल्ड रैंकिंग में जो टॉप 500 यूनिवर्सिटीज़ हैं, उसमें 111 अमेरिकी यूनिवर्सिटीज़ हैं और 108 चाइनीज़ यूनिवर्सिटीज़ हैं, और टॉप 500 में एक भी इंडियन यूनिवर्सिटी नहीं है। तो मुझे बताएँ आप, इन दिस डे एंड एज जिसमें वी लिव इन अ नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी, अगर आपके इंस्टीट्यूशंस रिसर्च में इतने पीछे हैं फ्रॉम द ग्लोबल पावर्स, देन हाउ कैन यू कंसीडर योरसेल्फ एज अ पावर? और मैं आपको बताता हूँ, ये इतनी
जैसा कहते हैं ना, रेवड़ी जैसा बांटते हैं ना, इन्होंने इतना कूलेड पिलाया है अमेरिकन इंडियन पॉपुलेशन को कि दे आर आउट ऑफ टच विथ रियलिटी। कहते जी। हैं कि दिस इंडिया इज अ ग्लोबल पावर। आप मुझे बताएं, ऑन ऑल ग्लोबल इश्यूज टुडे वेयर इज इंडिया? गाजा के इश्यू पे क्या इंडिया प्लेड ए लीडरशिप रोल? नो। यूक्रेन के मसले पर? नो। वेनेजुएला पे तो नाम तक नहीं लिया यूएस का। वेनेजुएला वेनेजुएला के मसले पे इंडिया इज नोवेयर। ग्रीनलैंड के मसले पे इंडिया इज नोवेयर। आर्कटिक के सिचुएशन पे नोवेयर। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में मुझे आप एक चीज बता दीजिए इंडिया से जो इज वर्थ टॉकिंग अबाउट अबाउट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एक ही चीज है कि ट्रम्प का एडवाइजर इज फ्रॉम इंडियन ओरिजिन बट ही इज एन अमेरिकन। तो मैं ये कह रहा हूँ कि इफ यू आर नोवेयर ऑन मेजर इश्यूज, डाइवोर्स भी नहीं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी सिर्फ वो अटेंड करें जहां ट्रम्प नहीं है, ही इज गोइंग टू दोज इवेंट्स, बाकी सारे इवेंट्स ही इज डॉजिंग। सो व्हाई डू यू अज्यूम दैट यू आर ए मेजर पावर? और आपने ये जो पाकिस्तान बांग्लादेश की बात की, इंडिया इज प्लेइंग, मैं कहता हूँ कि अगर आप सारी जिंदगी रणजी खेलेंगे तो टेस्ट प्लेयर कब बनेंगे? सो इंडिया इज प्लेइंग रीजनल पॉलिटिक्स। इंडिया इज जस्ट टक। इंडिया का जियोपॉलिटिकल कंपेटिटर बांग्लादेश बन गया है। नहीं, वो भी लीडरशिप मिली बीच पे तो पर कैपिटा जीडीपी बांग्लादेश की हमसे ज्यादा हो गई थी, तो वही वही अपने बिल्कुल आप ज्यादा। में। तो जी हाँ, ये एक एक था। जी। ये जो बिहार के इलेक्शन के दौरान प्राइम मिनिस्टर मोदी जो स्पीचेस कर रहे थे, मुझे हंसी आ रही थी कि भाई बांग्लादेशी बिहार क्यों जाएंगे? बांग्लादेश की जीडीपी 3 गुना ज्यादा है बिहार से। बिहार की 800 है, बांग्लादेश की 2600 के करीब थी। सो देर जी इज दिस होल डिस्कशन गोइंग ऑन कि आप इतने बड़े प्लेयर हैं, बट मुझे स्कोर कार्ड नजर नहीं आ रहा, एक्सेप्ट फॉर वन थिंग विच इज टू से कि इंडिया इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, जिसको आईएमएफ ने कह दिया कि आपके जो डेटा आ रहा है आपके मुल्क से, इट्स नॉट वेरी रिलायबल डेटा। सो इंडिया हैज नहीं, इट्स वो भी है। फिर सिचुएशन। आप 80-80 करोड़ लोगों को आप मुफ्त राशन भी दे रहे हैं, फिर सबसे खूब ज्यादा चीजें हैं, गरीब जी हाँ। रहते हैं। तो हाँ, वो अगर अगर हम सबसे बड़े बन भी रहे हैं, तो वो लोगों तक कहाँ पहुंच रहा है, लोगों तक क्यों नहीं पहुंच रहा है, ये सवाल भी कोई हमारे जी पॉलिटिक्स में हाँ। नहीं पूछ और रहा है। आपके आपके देखने वालों को, सुनने वालों को मैं एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट देता हूँ, मेरे साथ ये एक्सपेरिमेंट करें। आप जाकर अमेरिका की जीडीपी और चाइना की जीडीपी देख लें 2020 में, आज से 5 साल पहले। अमेरिका was $21 trillion in 2020 और चाइना was $14 trillion in 2020। आज चाइना is 20 and America is 31। यानी पिछले 5 साल में अमेरिका एडेड 2.5 इंडियाज। जी। ठीक है, 11, 2 3/4 इंडिया टू इट्स जीडीपी। चाइना हैज एडेड 1.5 इंडियाज टू इट्स जीडीपी। और तो जो आप परसेंटेज क्या, होगा वो चाइना का ज्यादा है आप परसेंटेज कोई अमेरिका मतलब की। चाइना, ये बिल्कुल, इट इज वेरी हाई। इट वेंट फ्रॉम 14 टू 20। अगर 21 होता तो 50% ग्रोथ था वो जी इन जस्ट 5 years। सो जी पीपल आर नॉट बिकॉज द, मतलब मैं कहता हूँ कि मुझे लगता है कि 2014 में कोई मीटियोर या कुछ एस्टेरॉयड आके अर्थ पे गिरा भारत में कहीं, जिसके वजह से जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उनके दिमाग मर गए। सो देर इज जस्ट ब्रेन डेड मीडिया मीडिया हो गई है। कोई सीरियस सवाल ही नहीं पूछता, कोई सीरियस डिस्कशन नहीं होता। मैं अर्नब गोस्वामी के शोज पे गया हूँ 2 3 बार। अरे वो क्या बात। मुझसे लड़ते रहते हैं 45 मिनट, जस्ट शाउटिंग मैच। वो पहली बार तो मैं शॉट नहीं किया, दूसरी बार मैं भी चीखते रहा उनके साथ, वो भी चीखते रहे। It was like a meaningless exercise. No thoughtful discussion of policy, पॉलिसी के रिजल्ट्स या डिस्कशन। मुझे आज तक कोई इंडियन लीडर की तरफ से पूरी तरह से एक्सप्लेनेशन नहीं आया कि आखिर ये जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इंडिया ने शुरू किया है, इतनी देर क्यों लग रही है? लाइक व्हाट आर द करंट ब्लॉक्स जिसकी वजह से वो रुका? जितनी भी हमारे पास नॉलेज है, दैट इज कमिंग फ्रॉम व्हाट द अमेरिकंस आर सेइंग। सो एक कसम से देर इज ए मतलब द ऑडियंस हैज बिकम डम्ब डाउन कह सकते हैं। दे डोंट इवन नो द रियलिटीज ऑफ देयर कंट्री के आखिर ग्रोथ क्या है। थोड़े दिन पहले आपको आसानी से कम्युनिटीज की इनकम लेवल्स, ग्रोथ लेवल्स, अब डेटा भी मिलना मुश्किल होते जा रहा है भारत में। द अदर डे आई वाज गिविंग अ प्रेजेंटेशन ऑन इंडियन मुस्लिम्स। तो मैं इंडियन मुस्लिम्स की एवरेज इनकम ढूंढ रहा था, देयर इज नो डेटा अवेलेबल। आपको पता है इनकम डेटा ही नहीं मिलता इंडिया में। यू हैव टू गो बाय कंजम्पशन डेटा जी कि बंदा कितने पैसे खर्च कर रहा है महाना, उससे आप अंदाजा लगाते हैं कि शायद इतने कमा रहा है। सो देयर इज नो इनकम डेटा।
मतलब इट इज शॉकिंग टू मी कि इनकम डेटा इनफॉर्मल सेक्टर इतना बढ़ गया है that we have no track of how big or how small the economy is बिल actually because it is informal, it is not properly measured. सारा जी, गेस वर्क चल रहा है, और फिर पॉपुलेशन देखिए, सिवाय भारत के सेंसस सारी दुनिया जो 2021 के था सेंसस उन्होंने सब कर लिया इंक्लूडिंग इंग्लैंड वगैरह, बट इंडिया सपोज टू बी डिजिटल चैंपियन, ये वो इन्होंने सेंसस अभी तक नहीं किया। सो देयर आर लॉट्स ऑफ गवर्नेंस रिलेटेड फ्लॉज इंडिया में जो कोई डिबेट भी नहीं कर रहा है, डिस्कस भी नहीं कर रहा है। और ऑपोजिशन पार्टीज भी, उनको भी लगता है एस्टेरॉइड का असर हो गया है, दे आर नॉट फोकसिंग ऑन गवर्नेंस इश्यूज, वो अलग कास्ट को लेकर भाग रहे हैं, दूसरी चीजों को। बट आई थिंक व्हाट इंडिया रियली नीड्स इज a debate on whether there is good governance or not. क्या इंडिया इज डूइंग वेल डिस्पाइट द गवर्नेंस और बिकॉज ऑफ द गवर्नेंस? ये जवाब आपको सही अभी इस वक्त नहीं मिल सकता, बिल्कुल। मैं भी नहीं। अच्छा, जी सबसे महत्वपूर्ण सवाल तो ये है कि हम मतलब किसकी तरफ देखें? भारत की जी तरफ देखें या मोदी जी की तरफ देखें? अ, बहुत बहुत-बहुत शुक्रिया प्रोफ़ेसर मुक्तदर खान इस बातचीत के लिए। मेरे ख़्याल से इसमें जैसा कि आपने कहा वो अर्नब के बारे में बात की, तो हरकारा का जो एक हमारा जो लोगो है वो ये है कि शोर कम रोशनी ज़्यादा। तो बिना शोर किए कैसे चीज़ों को रोशनी में चीज़ों को देख देख सकें, उनको जी जी तथ्यों जी और सच को और प्रामाणिकता के साथ। तो आपका बहुत-बहुत शुक्रिया इस बातचीत करने के लिए। हम आगे भी आपसे बातचीत करते रहेंगे क्योंकि ये बहुत ही दिलचस्प बात है और मुझे लगता है कि हिंदी में ख़ास तौर पर ये समझ बनाने की ज़रूरत उसके स्रोत नहीं है उस तरह से कि दुनिया जी में हाँ क्या हो रहा है या उसके हमारे लिए मतलब क्या है। हम किस तरह से देख पाएँ उसको, किस तरह से उसको समझें, सवाल करें और उनके जवाब हमको मिल पाएँ। तो ये बातचीत जो थी वो काफ़ी इसलिए बहुत अच्छी थी क्योंकि आपने काफ़ी सारे इलस्ट्रेशंस दिए, मिसालें दिखी ये और डेटा के साथ दी जो कि बहुत ज़रूरी होती है समझ बनाने के लिए। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। और दर्शकों प्रोफ़ेसर मुक़द्दर खान का जो यूट्यूब चैनल है खानवर्सेशंस जिसमें वो हिंदी में भी बात करते हैं और इस तरह के सारे पेचीदा मसलों को समझाते हैं। उसको ज़रूर फ़ॉलो करिए, उसको भी देखिए और जी अपना ख़्याल रखिए। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। नमस्कार। थैंक यू। आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर। आओ काका जी इधर, आओ मामा जी इधर, सुनो दुनिया की खबर।